ये है हमारा परीक्षा मंथन और मैं कंप्यूटर इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा चैप्टर 2 का ये वीडियो 2 है। तो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है और ये हमारा है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का वीडियो फर्स्ट मैंने डाल दिया था और ये है वीडियो 2। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो जनरली कंप्यूटर को मेनली हार्डवेयर के ग्राउंड पे डिवाइड किया जा सकता है। वर्क प्रोसेस मतलब उसका कार्य करने का प्रोसेस क्या है उस अकॉर्डिंग भी ठीक है डिवाइड कर सकते हैं, और ठीक है साइज के अकॉर्डिंग भी ठीक है डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मेन ठीक है सबसे पहले अगर हार्डवेयर मतलब किस कंप्यूटर जो पूरा बनने का प्रोसेस है वो बना है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसको मैं डिटेल से आगे में देखता हूँ। नेक्स्ट अगर प्रोसेस के आधार पर मतलब कैसे कार्य करता है कंप्यूटर का, कार्य किस तरह का है, उसका फंक्शन कैसा है, ठीक है उसके आधार पर 3 कंप्यूटर होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो वैसा कंप्यूटर जो किसी क्वांटिटी का, कोई राशि का नाप सकता है, किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकता हो, ठीक है वैसा कंप्यूटर जो किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकता हो। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वैसा कंप्यूटर जो टेम्परेचर को मेजर करके बता दे कि हाँ अभी का टेम्परेचर है, जैसे आपका मोबाइल में कंप्यूटर लगा हुआ है वो बता दिया कि हजारीबाग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। या फिर अभी एनवायरमेंट का जो प्रेशर है, जो दाब है, ठीक है वो बता दिया कि हाँ दाब इतना है, या टेम्परेचर बता दिया, या जैसे बाइक में आपका स्पीडोमीटर होता है, ठीक है वो नाप दिया कि आप 35 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाया, या आपका गाड़ी जो है, जो आपका बाइक है, स्कूटी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो वैसा कोई भी कंप्यूटर जो किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को माप सके, मापता हो, ठीक है मेजर करता हो, ठीक है तो उसी कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर आप समझ रहे हो, जैसे बाइक का जो मशीन है, ठीक है जहां से स्पीड नापा जाता है, तो वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। और बहुत सारा कंप्यूटर जहां पर आपको शो कर देता है कि अभी का टेम्परेचर इतना है, मतलब एग्जैक्ट नाप देता है, उसको एनालॉग कंप्यूटर में आता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट डाटा बाय मेजरमेंट क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि को माप देता है, मतलब जिसको मापा जा सके उसको ये माप देता है, ठीक है। टेम्परेचर बता देगा, प्रेशर बता देगा, ठीक है ये सब पूरा बता देता है ऐसा कंप्यूटर, ठीक है। जैसे अब एक होता है वोल्ट मीटर, तो अभी आपका वोल्टेज कितना है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर आता है जिसमें आप वायर डालोगे तो बता देगा कि वोल्टेज कितना पास कर रहा है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर भी मेरा एक एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद है मेरा स्पीड के लिए होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से आपको पता चलता है बाइक का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड से चल रहा है। स्पीडोमीटर क्या होता है? जो बाइक में आपको जो स्पीड नापता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद है टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एनालॉग कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर, तो आजकल मार्केट में जितना भी कंप्यूटर दिखता है सभी डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। मैं आपको बताया भी था कि कंप्यूटर अभी वर्तमान में जितना भी कंप्यूटर है वो 0-1 पे काम करता है, तो जितना कंप्यूटर जो 0-1 पे काम कर रहा है उसी को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वैसा कंप्यूटर जो ये दोनों का मिक्सचर हो, मतलब जिसमें एनालॉग का भी प्रॉपर्टी हो और साथ साथ डिजिटल का भी प्रॉपर्टी हो। जैसे एग्जांपल में आप देखना, आप मूवी वगैरह में देखा था किसी का हार्ट बीट बढ़ गया तो ऐसे 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 करके जाता है ना, एक मशीन रहता है ऐसे ऐसे करके जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है मशीन। या जो जिसे पेट में बच्चा है तो बच्चा का ग्रोथ कैसा है, साइज कितना है, कितना वेट है, तो ये सब बताता है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में बेबी के लोग का अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड जो मशीन होता है वो, या फॉरेंसिक मशीन, फॉरेंसिक मशीन आपका थंब इंप्रेशन लेके आपका डिटेल बता देता है। जैसे आप आधार कार्ड वगैरह में जाते हैं रेटिना का लेता है, हाथ का फिंगरप्रिंट लेता है, तो ये सब हाइब्रिड है, ठीक है। इसमें एनालॉग भी है, मतलब वहां पर क्या करेगा कि आपको मेजर भी कर देगा, ठीक है, और साथ साथ वहां पर डाटा भी रहेगा, तो एनालॉग भी है और डिजिटल दोनों है।
ठीक है। डिफेंस में इसका यूज होता है, इसका यूज बहुत जगह है, डिफेंस में यूज है इसका हाइब्रिड का, ठीक है। डिफेंस में यूज है, एजुकेशन में यूज है, मेडिसिन में यूज है, बहुत जगह यूज होता है। तो ये मेरा था वर्क प्रोसेस के आधार पर। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस आधार पर, सीधा सीधी आपको जानना है एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, डिजिटल किसको कहते हैं, हाइब्रिड किसको कहते हैं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब साइज के आधार पर 4 होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो छोटा होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। उससे बड़ा होता है ये मिनी कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो और बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है। मतलब आप समझ लो कि एक फ्रिज जितना बड़ा होगा, एक गोदरेज जितना बड़ा होता है। और जनरली मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, उसका यूज क्या होता है कि यहाँ से एक मेन इसमें रहता है, इसमें 2-3 प्रोसेसर लगा दिया जाता है, बहुत सारा स्टोरेज रहता है, और इससे बहुत सारा अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और एक ही बार में काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन में आप जाओगे तो टिकट कटता है, ठीक है। तो वहां एक कंप्यूटर रहेगा तब तो हैंग कर जाएगा, तो ये वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा रहता है, जो एक मेन रहता है, पूरा सर्वर का लोड जिस पर रहता है, पूरा जो मतलब जितना भी डाटा है उस स्टेशन का पूरा डाटा का लोड उस पर रहेगा, ठीक है। और वहां से बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहेगा जो सब स्टाफ के पास रहता है। ये मेन कंट्रोल करता है टोटल कंप्यूटर को, ठीक है। तो एक मेन कंप्यूटर होगा, आप समझ लो एक गोदरेज इतना बड़ा होगा, कभी कभी ये 2-3 गोदरेज इतना बड़ा भी हो जाता है। और इससे बहुत सारा छोटा छोटा कंप्यूटर जुड़ा रहता है जो ये मेन सर्वर का काम करता है। इसका स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारा प्रोसेसर भी लगा होता है। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। तो देखो सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा स्पीड होता है इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोसेसर भी होता है। ये सुपर कंप्यूटर लगभग 1 रूम 2 रूम इतना बड़ा बड़ा होता है। अब ये सुपर कंप्यूटर आप इतना ही बस जान लो कि इंडिया में भी सिलेक्टेड है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिलेक्टेड है, 5-10 होगा, उससे ज्यादा नहीं है। सुपर कंप्यूटर सेलेक्टेड सुपर कंप्यूटर है। ये इतना ज्यादा कॉस्टली होता है, इतना बड़ा है, इतना कॉस्टली है कि सब देश के पास भी नहीं है, 4-5 देश के पास ही है सुपर कंप्यूटर, बाकी सुपर कंप्यूटर है ही नहीं। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान के पास सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो आप इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि सुपर कंप्यूटर कितना बड़ा रहता होगा और कितना इंपॉर्टेंट रहता होगा। जैसे भारत में DRDO, ठीक है, DRDO के पास है। उसके बाद डिफेंस के पास है, भारत के डिफेंस के पास है सुपर कंप्यूटर। इससे बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें डिफेंस में यूज होता है, रॉकेट वगैरह जो लॉन्च होता है वहां पर इसका यूज होता है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस में यूज होता है, रिसर्च वगैरह में यूज होता है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसके बारे में मैं और भी आपको डिटेल में, ठीक है, आगे देखता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग जो डाटा को मेजर कर लेता है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेता है, जैसे वोल्टेज को मेजर कर लेता है वोल्ट मीटर, तो एक एनालॉग कंप्यूटर है। स्पीड को मेजर कर लेता है स्पीडोमीटर, तो एक एनालॉग कंप्यूटर है। टेम्परेचर को मेजर कर लेता है, प्रेशर को मेजर कर लेता है, ये एनालॉग हो गया। डिजिटल जो नॉर्मल कंप्यूटर आपको जितना भी दिखता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी दिख रहा है मार्केट में, सब डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि ये 0-1 पे काम करता है। हाइब्रिड ये दोनों का मिक्सचर है। अब साइज के आधार पर जो है इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है। इसका साइज आप फ्रिज इतना बड़ा मान लो, या अलमीरा इतना बड़ा, गोदरेज इतना बड़ा मान लो, ठीक है, या इससे भी बड़ा होता है। और इसमें क्या किया जाता है ना कि 2-3 प्रोसेसर इसमें लगा होता है, बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। जैसे अब एक नॉर्मल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आपका पर्सनल लैपटॉप है तो स्टोरेज कितना होगा, 500 GB, ठीक है। लेकिन बैंक का बहुत सारा डाटा है, तो क्या एक 500 GB में टोटल डाटा आ सकेगा? नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए। तो क्या करेगा, जैसे बैंक हजारीबाग का बैंक आप मत सोच लेना, जैसे दिल्ली में बड़ा बड़ा जो बैंक है, ठीक है, जैसे SBI का जो मेन ब्रांच है दिल्ली में, या मुंबई आप चले जाओ, तो कम से कम उसमें आपको 5 तल्ला 6 तल्ला में कम से कम वहां पर जो स्टाफ है 10,000 स्टाफ है जो एक ही साथ कंट्रोल हो रहा है। तो उतना डाटा है, वो एक कंप्यूटर में कैसे आएगा? कोई ना कोई तो एक मेन कंप्यूटर होगा ना। तो टोटल डाटा एक मेन कंप्यूटर में रहता है, जिसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और वो मेन कंप्यूटर में 2-3 प्रोसेसर लगा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है, ठीक है।
आप एक फ्रिज जितना मान लो या एक गोदरेज जितना बड़ा बड़ा मान लो, पूरा रूम का रूम भरा रहता है, ठीक है, एक बड़ा सा कंप्यूटर रहता है, उसमें टोटल डाटा वगैरह स्टोर रहता है, और उसी मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा छोटा कंप्यूटर ऐड रहता है जहां से डाटा ले लेता है, ठीक है। जैसे ये मैं आपको पिक्चर दिखाया हूं कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये, ठीक है, और इससे जैसे एक हो गया ABCDE, मतलब एक यूजर है A, B, C, मतलब बैंक में जितना भी स्टाफ है, एक स्टाफ इससे कनेक्ट हो गया, ये एक स्टाफ अपना कंप्यूटर लेके यहाँ, एक स्टाफ अपना कंप्यूटर लेके यहाँ, एक स्टाफ यहाँ, एक स्टाफ यहाँ, तो इस तरह बहुत सारा 5000, 10,000, 20,000 स्टाफ जुड़ा हुआ है, और जो सब मेन एक कंप्यूटर से जो ऐड है उसी को बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अब आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है, और इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसमें प्रोसेसर भी ज्यादा होता है, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेन फ्रेम दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब डाटा और इंस्ट्रक्शन, मतलब अनुदेश और डाटा को स्टोर करके खुद के पास रखता है। जैसे जितना भी उसका कस्टमर है सबका डाटा, ठीक है, कितना किसके पास अकाउंट में क्या है, किसका नॉमिनी कौन है, कितना बैलेंस है, टोटल डाटा इसमें रहेगा। और यूजर जो होता है, यूजर मतलब जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे बैंक में जितना भी कर्मचारी लोग हैं, क्लर्क लोग हैं, सब यूजर हो गया कंप्यूटर का। तो यूजर जो है वो ऐड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। एक साथ कई यूजर कार्य कर रहे हैं, हम आपको बताया ना, पूरा 10,000 बैंक का एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मल्टी यूजर भी बोलते हैं। ऑब्वियस है, बहुत सारे यूजर काम कर रहा है। अब इसका यूज कहाँ, बैंक आपको भी बताया। अब रेलवे जैसे अब दिल्ली का रेलवे स्टेशन चले जाओ, मुंबई का रेलवे स्टेशन चले जाओ, तो पूरा बड़ा बड़ा देखोगे कि बहुत ज्यादा डाटा है, तो सब वहां पर भी इस तरह होता है। डिफेंस, मिलिट्री में इसका यूज किया जाता है। रिसर्च भी बहुत बड़ा बड़ा डाटा वगैरह है, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। डिफेंस मतलब रक्षा, रिसर्च मतलब अनुसंधान, और स्पेस मतलब अंतरिक्ष में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा था मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है मेरा मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइक्रो कंप्यूटर में बता देता हूं। माइक्रो कंप्यूटर जितना भी कंप्यूटर आपको अभी दिख रहा है, प्रेजेंट में जितना भी कंप्यूटर दिख रहा है, चाहे डेस्कटॉप हो, डेस्कटॉप किसको कहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप आप देखते होंगे टीवी के जैसा ऐसा रहता था, ऐसा करके टीवी के जैसा रहता है, और यहाँ पर कीबोर्ड रहता है, या आप कैफे वगैरह में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, डेस्कटॉप इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर लगभग एक ही जैसा होता है, आपके घर में जो आपका अपना पर्सनल यूज के लिए है उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। लैपटॉप आपको पता होगा। नोटबुक और नेटबुक ये सभी छोटा छोटा कंप्यूटर होता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। टैबलेट मोबाइल के जैसा ही होता है, मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है टैबलेट। स्मार्टफोन, तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। मतलब अभी जो प्रेजेंट में जितना भी कंप्यूटर चल रहा है सबको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, जो जनरल आदमी यूज करता है। गौर करिएगा, जो जनरल जनता लोग यूज करता है, जो जनरल आदमी लोग यूज करता है, पीपल यूज करता है, वो सब माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आप इसको याद रखना कि डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। क्लियर। अब आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है ना, वो पहले के जमाना में चलता था, आज से 20-30 साल पहले, ठीक है। उस समय माइक्रो कंप्यूटर नहीं था, तो मिनी कंप्यूटर था। अब ये जो मिनी कंप्यूटर था, ये माइक्रो कंप्यूटर से, देखो, मेन फ्रेम से छोटा होता था। मेन फ्रेम तो पूरा फ्रिज के आकार का होता था, और माइक्रो से बड़ा, मतलब अभी का जो कंप्यूटर है उससे थोड़ा सा बड़ा था। जैसे अभी का कंप्यूटर बाय द वे इतना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा था, अभी का कंप्यूटर से बड़ा था, और मेन फ्रेम तो इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा मिनी, ये हो गया माइक्रो, और ये हो गया मेन फ्रेम, ठीक है। माइक्रो अभी वर्तमान में जितना भी आपको दिख रहा है, जो भी यूज करता है आदमी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, सब माइक्रो है। मिनी पहले के जमाना में था, जो इससे बड़ा था। अब ये खत्म, आज के डेट में क्यों खत्म हो गया, क्योंकि साइज में इससे बड़ा था लेकिन प्रोसेस स्लो था। ये था बड़ा लेकिन धीरे धीरे काम करता था, इसलिए मार्केट से हट गया। तो बस आपको दिमाग में बस ये रखना है कि मिनी कंप्यूटर क्या था। तो बस इतना दिमाग में रखना है कि मिनी कंप्यूटर सबसे छोटा है, माइक्रो जो आज के जमाना में चल रहा है। अब आप खुद देखो ना, आज के जमाना में कौन चलेगा, जो सबसे छोटा होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो माइक्रो जो है वो सबसे छोटा है, तो आज के जमाना का माइक्रो कंप्यूटर। पहले, उसके पहले कौन था, तो मिनी कंप्यूटर था, जो उससे थोड़ा बड़ा था। मेन फ्रेम तो बहुत बड़ा है, तो मेन फ्रेम से छोटा था, माइक्रो से बड़ा था। इसको बनाया कौन था,
तो आपको याद रखना डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कंपनी का नाम है। ये इसको बनाया था। ये बड़ा साइज में था लेकिन स्लो था। स्लो मतलब हल्का हल्का प्रोसेस होता था, धीरे धीरे होता था। और ये पहले यूज होता था मिनी कंप्यूटर, अब इसका लगभग नाक के बराबर यूज होता है। ठीक है, तो आशा है कि मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में मैं आपको नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता है, तो फिर इसको पढ़ने में और भी मजा आएगा। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे पहले तो बहुत सेलेक्टेड देश के पास है, मात्र 5 देश के पास है, अमेरिका, जापान, चाइना, इंडिया और इजराइल। तो आप यहाँ से ये सोच लो कि हर कंट्री के पास जब सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसका मतलब कितना टिपिकल होगा और कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो लगभग लगभग, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल ले लो, शादी घर का हॉल होता है ना कितना बड़ा, उतना बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, जिसमें हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं, हजारों यूजर एक बार में काम कर रहे हो। जैसे अंतरिक्ष पे कुछ रिसर्च वगैरह जो बहुत बड़ा लेवल पे काम होता है, जैसे रिसर्च का मंगलयान पे गया, अंतरिक्ष में गया, जो बड़ा लेवल पे रिसर्च चलता है ना, एटॉमिक रिसर्च वगैरह जो चल रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन का जरूरत होता है। तो वहां पर क्या किया जाता है कि हजारों हजार कंप्यूटर का गुण एक ही में डाल दिया जाता है, इसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ा होता है, सेलेक्टेड जगह पर, इंडिया में भी सेलेक्टेड है, हर जगह नहीं है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट बताया कि अब पहला जो क्वेश्चन आया था कि ये 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, तो जो 5th जनरेशन है कंप्यूटर का, इसका ये सिंबल है। मतलब सुपर कंप्यूटर से ही 5th जनरेशन का ये सिंबल है। तो आपसे मतलब ये पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है वो 5वां जनरेशन का है। ठीक है, आप मूवी में देखेंगे एकदम पूरा पूरा एक बड़ा सा हॉल कंप्यूटर से भरा हुआ है, छोटा सा कंप्यूटर नहीं रहता, एकदम बड़ा बड़ा कंप्यूटर है, एक एक रूम में इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर रहता है। ठीक है, उसी को सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ये 5वें पीढ़ी का प्रतीक है, सिंबल ऑफ 5th जनरेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसा कंप्यूटर जहां पर हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे हों, हजारों मल्टी यूजर हों, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टोरेज हो, बहुत फास्ट प्रोसेस करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको सुपर कंप्यूटर बोलेंगे। ये जो मैं टिक किया हूं ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होगा? हजारों प्रोसेसर हो, लाखों लोग उसमें काम, मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर काम करे, बहुत ज्यादा स्टोरेज है। ठीक है, अब जैसे बहुत ज्यादा स्टोरेज है मतलब बहुत ज्यादा स्टोर करके रखता है उसमें, बहुत प्रोसेस इसका फास्ट है, मतलब बहुत तेजी से कोई काम करता है ये। ठीक है, ये हो गया मेरा सुपर कंप्यूटर। अब जो सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग हम लोग काउंट करते हैं वो फ्लॉप्स में काउंट करते हैं, मतलब कितना तेजी से ये प्रोसेस कर रहा है, मतलब कोई काम को कर रहा है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना तेजी से काम को कर रहा है इसी को फ्लॉप्स बोलते हैं। जैसे आप देख लो, आपके पास कोई मोबाइल, नया मोबाइल, तुरंत तुरंत कोई भी चीज होगा। अब वही पुराना मोबाइल, एक्सेल पुराना, तो उसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा। आप वीडियो ऑन करो तो धीरे 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 ऑन होगा, कुछ भी चीज करो तो धीरे धीरे होगा, प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है मोबाइल का। 1-1.5 साल का पुराना हो गया तो वही नया मोबाइल खरीद के लाओ, देखो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे प्रोसेसिंग डिपेंड करता है मेरा रैम और रोम पे भी। ठीक है, पूरा आपका मेमोरी फुल हो गया तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, और नया मोबाइल का प्रोसेसिंग बहुत फास्ट रहता है, तो इसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। इसका प्रोसेसिंग का काउंट किया जाता है फ्लॉप्स में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर कितना प्रोसेस कर रहा है इसका काउंट किस में करेंगे? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ऑब्वियस है अमेरिका बनाएगा। तो दुनिया का पहला कंप्यूटर अमेरिका बनाया था, और इसको कौन बनाया था? तो एक कंपनी बनाया था, क्रे रिसर्च कंपनी। कौन बनाया था? क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, और उसका मालिक कौन था? सेमर क्रे। ऑब्वियस है, तो जो उसका मालिक है सेमर क्रे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फादर ऑफ, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मतलब सुपर कंप्यूटर के जनक, क्योंकि भैया वही तो बनाया था ना। तो पहला कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर बना था वो अमेरिका का क्रे रिसर्च कंपनी बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन बनाया था? तो क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि सेमर क्रे जो है वो इस कंपनी का मालिक था, इसीलिए सेमर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अब अगर पूछेगा कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो भैया फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विजय भास्कर है।
क्यों, उसका कहानी आपको आगे बताएंगे। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक है वो है विजय भास्कर। क्यों भैया, तो इसलिए क्योंकि भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था, ठीक है, वो बना था परम 8000। परम सीरीज का बनते गया, परम 1 2 3 4 ऐसे करके परम सीरीज का बन रहा था। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम था परम 8000। इसको बनाया कौन था, तो एक कंपनी बनाया था सीडैक, ठीक है, कौन बनाया था, कंपनी सीडैक बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और उसका डायरेक्टर, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन था, उस कंपनी का डायरेक्टर था विजय भास्कर, ठीक है। ये कब बना था, तो 1991 में पूना में बना था। तो ऑब्वियस है ना, उस कंपनी का डायरेक्टर थे विजय भास्कर, इसीलिए विजय भास्कर को ही भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम 800 बना उसका फादर कहा जाता है, मतलब जनक कहा जाता है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, विजय भास्कर। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो 1991 में बना। कौन बनाया था, सीडैक बनाया था। कब बनाया था, 1991 में। कौन कंप्यूटर बनाया था, तो परम 8000। फिर परम का बहुत सारा सीरीज भी आया आगे, जैसे परम पदम आया, परम युवा आया, इसे परम का और सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो इसका आगे का सीरीज है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि परम पदम क्या है, तो परम पदम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो जहां पर एटम बम वगैरह जो बनता है ना, जो भी एटॉमिक, ठीक है, तो इस सब का जो रिसर्च होता है बार्क, ठीक है, तो यहां पर भी एक सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है, अनुपम। अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है वो कहां पर है, तो बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एक और पूछा था कि जो पेस है सुपर कंप्यूटर वो, ठीक है, पेस क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेस क्या है, तो पेस एक सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पेस एक सुपर कंप्यूटर जिसको कौन बनाया है, तो अनुराग। अनुराग एक कंपनी है, यहाँ अनुराग एक आदमी नहीं है, अनुराग एक कंपनी है हैदराबाद में, वो बनाया था। किसके लिए बनाया है, तो डीआरडीओ के लिए बनाया है। तो पेस भारत में एक सुपर कंप्यूटर, देख लो पाकिस्तान में एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, और इंडिया में देखो सुपर कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर है। तो हम लोग को टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो पेस जो है वो सुपर कंप्यूटर है जिसको बनाया कौन था, अनुराग कंपनी, हैदराबाद में। किसके लिए बनाया है, तो डीआरडीओ के लिए बनाया है, ठीक है। तो पेस क्या है, सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ का। कौन बनाया है, तो अनुराग, ठीक है। अब पेस का फुल फॉर्म है प्रोसेसर ऑफ एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। अनुराग का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। अब एक और सुपर कंप्यूटर है फ्लो सेल्वर, ठीक है, एक और सुपर कंप्यूटर है फ्लो सेल्वर। इसको कौन बनाया है, तो नाल। नाल एक कंपनी है बेंगलोर में, बेंगलोर में कंपनी है नाल, वो बनाया था सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। अब ये परीक्षा मंथन में गलत डाटा दे दिया है कि ये 1980 में बनाया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तब तो फिर जब ये 1980 में बनाया तो 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर भारत कैसे बना, तो इसका प्रयास किया गया था 1980 में, उसमें एक स्टेटमेंट गलत है, बुक में सुधार लीजिएगा। सुधारने की जरूरत नहीं, इसका ईस्वी काट दीजिएगा, मतलब नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि फ्लो सर्वर जो सुपर कंप्यूटर उसको कौन बनाया था, नाल। नाल कंपनी का है बेंगलोर में, ठीक है। अब ठीक है, 1980 में ये नाल बनाना शुरू किया था लेकिन बन नहीं पाया था, बना था बाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है कि बेंगलोर को हम लोग इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ठीक है। जितना भी आईटी कंपनी पूरा भरा हुआ है बेंगलोर में, इतना ज्यादा आईटी कंपनी भरा हुआ है ना बेंगलोर में कि, और आईटी कंपनी मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब आपको बताया था सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, बेंगलोर को। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर का हब है, यहाँ बहुत सारा कंपनी है। ऐसा भी है कि एक एक बिल्डिंग में 5500 कंपनी है, आईटी कंपनी है, ठीक है। आईटी कंपनी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी, एक एक बिल्डिंग में 5500 कंपनी है। तो इसीलिए बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा है, एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि वैसा कंप्यूटर जिसका बहुत सारा मल्टी प्रोसेसर हो, मल्टी यूजर हो, बहुत ज्यादा स्पीड हो और बहुत ज्यादा स्टोरेज हो, उसको क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पांचवी पीढ़ी का प्रतीक, सिंबल ऑफ फिफ्थ जनरेशन किसको बोलते हैं, तो सुपर कंप्यूटर को बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन बनाया था, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी बनाया था। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है और कौन बनाया है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 और सीडैक बनाया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि
बार ये जो अनुपम है वो किसका सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। छठा क्वेश्चन यहां से पूछा है कि पेस क्या है? तो पेस एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन पूछा है कि फ्लो सेल्वर क्या है? ठीक है, फ्लो सेल्वर जो सुपर कंप्यूटर उसको कौन बनाया था? तो कौन बनाया? नाल। तो ये, और आठवां क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से पूछा है कि भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? तो बेंगलोर। तो ये मेरा हो गया सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चल नेक्स्ट मैं देख लेता हूं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमने साइज के आधार पर देख लिया, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये हमने देख लिया। वर्क के आधार पर भी हमने देख लिया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हार्डवेयर के आधार पर जो मतलब कंप्यूटर का जो पीढ़ी बाई पीढ़ी आया है, मतलब समय जब सबसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था, फिर उसमें एडवांस आया, फिर उसका और एडवांस वर्जन आया, और एडवांस वर्जन आया, तो टाइम टू टाइम कंप्यूटर में जो चेंजिंग होते गया, तो उसको हम लोग जनरेशन में बांट दिए। जैसे मोबाइल में कैसे था, 2G, 3G, 4G, 5G आया ना, जनरेशन बदलते गया, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी जनरेशन बदलते गया, ठीक है। हार्डवेयर में अलग अलग यूज होते गया और जनरेशन बदलते गया। तो सबसे स्टार्टिंग का मेरा था फर्स्ट जनरेशन। तो टोटल कंप्यूटर 5 जनरेशन में बना है। पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब स्टार्टिंग का कंप्यूटर बन रहा था तो ये 5th जनरेशन, 5 जनरेशन में आया है, 1 2 3 4 5। अब एक करके मैं सबको समझाता हूं। देखो, पहला जनरेशन जो है स्टार्टिंग का कंप्यूटर था, ठीक है। इस समय बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, उस समय उतना खोज ही नहीं हुआ था। उस समय क्या था ना कि वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का यूज होता था, और वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो बहुत बड़ा बड़ा होता था। तो यही कारण है कि एक एक कंप्यूटर एक एक रूम इतना बड़ा बन जाता था, ठीक है। एक एक कंप्यूटर जो है वो एक एक रूम इतना बड़ा बन जाता था, एक एक हॉल इतना बड़ा बड़ा बन जाता था। आज का डेट में जो आपका एक लैपटॉप है, जितना आज के डेट में लैपटॉप काम कर रहा है, उसका मात्र 10% भी काम नहीं करता था पहले के जमाने का कंप्यूटर। और साइज कितना होता था? तो एक रूम इतना बड़ा होता था पहले के जमाना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मैं बात कर रहा हूं। आज आपका मोबाइल में जितना फंक्शन है ना, उस समय एक एक हॉल इतना बड़ा कंप्यूटर में उतना फंक्शन नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना नहीं था। आज सिलिकॉन पे काम हो रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर पे काम हो रहा है, उस समय वैक्यूम ट्यूब और बल्ब पे काम होता था। तो ये बहुत बड़ा बड़ा होता था और काम मात्र थोड़ा सा करता था, ठीक है। कंप्यूटर कितना बड़ा, एक एक रूम इतना बड़ा, एक एक हॉल इतना बड़ा बड़ा, और थोड़ा देर काम हुआ ना बस पूरा गर्म हो जाता था। अब पहले जमाने का टीवी देखो, टीवी देखो तुरंत गर्म हो जाता, टीवी बंद करना पड़ता था। आज के डेट में एलईडी में क्या है, टीवी यूज करे कोई दिक्कत नहीं। पहले के जमाने में गर्म हो जाता था टीवी, टीवी को बंद कर दो। तो वही चीज इसमें भी होता था कि वैक्यूम ट्यूब से चल रहा है। पहले के जमाना टीवी भी वैक्यूम ट्यूब से चलता था, ठीक है। पूरा एकदम आधा घंटा चला कंप्यूटर, पूरा एकदम गर्म हो गया। अब अगर इसके लिए क्या होता था ना कि इसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गर्म हो जाता था। तो चारों तरफ रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह लगाना पड़ता था, रूम को ठंडा रखना पड़ता था, और नहीं तो ये चल भी नहीं करता था, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम था। उसके बाद प्रॉब्लम क्या था कि बहुत बल्कि था, बहुत बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा था ना कि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके बाद इसमें एरर वगैरह, गलती, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था ना, तो एरर बहुत ज्यादा देता था। अब आप देखो ना, आज से पहले देखो नोकिया मोबाइल और आज के मोबाइल में अंतर अब देख लो, कितना अंतर है। आज से 10 साल पुराना मोबाइल में देखो, एगो गेम चलता था सांप वाला, बस इधर इधर। आज के डेट में गेम देखो, एक से एक गेम आ गया। तो उसी तरह ही 10 साल पहले का मैं बात बता रही हूँ, तो और भी बहुत पहले का बात है। तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो काम थोड़ा सा करता था और था बहुत बड़ा, एकदम एक हॉल इतना बड़ा था, बहुत ज्यादा हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब और उसमें बल्ब लगा हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो स्टोर किया जाता था ना कोई भी चीज को, जैसे आज के डेट में चिप है, सीडी है, तो पेन ड्राइव है, उस समय पंच कार्ड में चीजों को स्टोर किया जाता था, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, इसमें ये दोनों याद रखिए, बाकी भूल भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पीड जो इसका नापते थे वो मिली सेकेंड में स्पीड था, मतलब स्पीड कितना था, 1 सेकेंड में 1000 इंस्ट्रक्शन वो पास कर देता था, इतना इसका स्पीड था। और एग्जाम्पल क्या है जो आपको बताया थे, इनिएक, यूनिवैक, मार्क 1, ये सब इसका एग्जाम्पल है, तो ये याद रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मशीन लैंग्वेज। तो पहला जो जनरेशन का कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज को समझता था, जिसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब 0 1, 0 और 1, ठीक है।
मतलब ये हुआ, इसको समझिएगा थोड़ा सा, 0 और 1, मतलब कि जो भी उस समय का प्रोग्रामर था ना, उसको प्रोग्राम लिखना बहुत टफ हो जाता था। जैसे बाय द वे कोई पीछे प्रोग्राम लिखना है, जैसे उसको लिखना है कि दिस इज ए बॉय, तो आज के डेट में आपको लिखना है दिस इज ए बॉय, तो आपको कितना समय लगेगा? आपका स्पीड बढ़िया है तो 5 सेकंड लगेगा, हो गया खत्म। पहले के जमाना में ऐसा नहीं था, दिस इज ए बॉय लिखना है तो लिखता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इतना लंबा चौड़ा लिखता तब होता दिस इज ए बॉय। तो पूरा लंबा लंबा प्रोग्राम लिखता था, तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा। पहले दिस को इसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद करो। अब कोई नया आया तो सबसे पहले तो उसको आधा जिंदगी उसको इसको रटने में बीत जाता था कि क्या है, उसके बाद कोई नया आदमी समझ ही नहीं पाता था, और नॉर्मल आदमी तो इसको यूज ही नहीं कर पाएगा। क्यों? आप इसको यूज कर पाइएगा। आप अभी ना दिस इज अ बॉय तुरंत मैसेज कर दे रहे हाय हाउ आर यू, उस समय आप हाय हाउ आर यू मैसेज करना तो इस तरह से मैसेज करना होगा। हाय के लिए 000111001 ऐसे लिखना पड़ता, तो नॉर्मल आदमी का बस का बात ही नहीं था ये चीज, ठीक है। तो इसको बस टेक्निकल आदमी उस समय का यूज करता था, नॉर्मल आदमी का बस का बात नहीं था। और प्रोग्रामर को भी प्रोग्राम लिखना बहुत टिपिकल हो जाता था, क्योंकि इस तरह का लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखाता था। और जो भी मशीन लैंग्वेज जो था 010101, ठीक है, वो उस प्रोग्रामर इसी तरह का लिखना पड़ता था और कंप्यूटर इसी तरह समझता था। आज भी कंप्यूटर यही समझता है, लेकिन बीच में कंपाइलर आ गया है, ठीक है। अब हम आपको बाद में बताएंगे कंपाइलर क्या कर देता है ना, कि इसको कन्वर्ट कर देता है दिस इज अ बॉय, इसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप लिखे दिस इज ए बॉय, कंप्यूटर का कंपाइलर इसको इसमें बदल देगा, कंप्यूटर फट से इसको समझ जाएगा कि अच्छा दिस इज ए बॉय, और उसका जवाब दे देगा। जैसे बाय द वे कि आप लिखे हैं वेयर इज झारखंड, बाय द वे आप ये टाइप किए गूगल में वेयर इज झारखंड, तो उसको कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है। बहुत को चाइना में लिख देता है, बहुत को रसियन लिखता है, बहुत को आप नागपुरी में लिख दीजिए तो भी आ जाएगा कुछ ना कुछ, खोरठा में लिख दीजिए कि झारखंड किधर हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। कंप्यूटर सब लैंग्वेज जान रहा नहीं जान रहा है, तो आप जैसे लिखेंगे झारखंड किधर हो, तो वो सीधा कंपाइलर क्या करेगा, इसका प्रोग्राम किया हुआ है वो क्या करेगा, उसको उठा के इसमें बदल देगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि अच्छा वेयर इज झारखंड, और वो आंसर दे देगा। अब आंसर भी किस में देगा, तो इसी में देगा कि झारखंड इज इन इंडिया, जो जो अपना आंसर जिसको देना इसी में देगा। फिर कंपाइलर क्या करेगा कि फिर जो आंसर दिया है कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देगा कि झारखंड इज इन इंडिया, तो हमको समझ में आ जाएगा। ये बहुत जल्दी होता है, जैसे आप टाइप मारे फटाक से नहीं हो गया। तो आपको ये सब पूरा काम कंप्यूटर करता है, आपको लगता है कि यार तुरंत दे दिया, लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन उस समय ये सब प्रोसेस नहीं होता था। बस 0101 आपको लिखना था वेयर इज झारखंड, तो आप लिखिए 0101 001 ऐसे करके, वो भी आंसर उसी फॉर्मेट में देता था, तो इसको समझना भी बहुत टिपिकल था। तो नॉर्मल आदमी के बस का बात ये नहीं था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में 3 पॉइंट आप आंख मूंद के याद कर लीजिए, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब तो एकदम रट जाइए, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व यूज हुआ था। अब इसका मतलब आपको समझना है या नहीं समझना है, एग्जाम में नंबर लेना है, 3 पॉइंट याद रखिए। पहला जनरेशन कंप्यूटर मतलब वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। पहला जनरेशन कंप्यूटर मतलब मशीन लैंग्वेज, ठीक है, 0101 मशीन लैंग्वेज मतलब 010101, ठीक है। एग्जाम्पल में इनियक, यूनिवैक और मार्क 1, ये 3 पॉइंट आशा है याद हो गया होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट है मेरा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन का हमने आपको बता दिया था कि बहुत बल्कि था, उसका प्रोसेस बहुत स्लो था, बहुत बल्कि था, प्रोसेस बहुत स्लो था, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, कभी कभी एरर भी दे देता था। अब ऑब्वियस है ना कि हीट हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है तो क्या कुछ भी देने लगता है, प्लस माइनस कुछ भी अनाप शनाप आंसर देने लगेगा, ठीक है। वही चीज़ वहाँ भी होता था कि गर्म हो जाता था तो आंसर गलत दे देता था, तो एरर देने लगता था। तो ये सब कमी था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन मतलब वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, फर्स्ट जनरेशन मतलब वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, फर्स्ट जनरेशन मतलब मशीन लैंग्वेज, खत्म फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि एक क्रांति आ गया। क्या क्रांति आया, कुछ ना कुछ हार्डवेयर जहां चेंज आया तो जनरेशन बदल गया। अब वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। अब ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो ट्रांजिस्टर एक आपको डिवाइस होता है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। देखो पहले क्या था ना कि इतना ट्रांजिस्टर, आपको ट्रांजिस्टर का मैं फिगर आपको बना देता हूं। देखो ट्रांजिस्टर इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ ट्रांजिस्टर होता है। कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है बस।
पहले जो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, एक वैक्यूम ट्यूब के कारण कंप्यूटर बन जाता था कितना, एक रूम इतना बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता था पहले, इतना बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब। अब यही काम कौन करने लगा, ट्रांजिस्टर, इतना छोटा। अब आप खुद सोचो कि जब छोटा हो गया ट्रांजिस्टर तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा होगा। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बना, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम में स्पीड बढ़ जाएगा। अब आपको यहां से लिंकअप करना है, पहला जनरेशन में जो जो कमी था, पहला कमी क्या था कि बहुत बड़ा था, तो सेकेंड जनरेशन में कम हो जाएगा, साइज छोटा हो गया। पहला जनरेशन में कमी क्या था कि हीट हो जाता था, तो इसमें हीट कम होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। तीसरा कमी क्या था फर्स्ट जनरेशन में कि प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। पहला से हम कंपेयर कर रहे हैं, क्यों फास्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें वैक्यूम ट्यूब था, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर हो गया सेकेंड जनरेशन में, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब पहला जनरेशन में कमी क्या था कि एरर दे देता था, गर्मी के कारण हीट हो गया मशीन, बस एरर देने लगता था। यहां पर हीट कम होता था तो एरर कम देता था। तो सेकेंड जनरेशन आशा है पहला लाइन समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, तो ट्रांजिस्टर यूज हुआ। अब दूसरा है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ। अब असेंबली लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। पहले तो 0101 में चलता था, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि कुछ नेमोनिक्स कोड कुछ सिंबल का यूज होने लगा शॉर्ट करने के लिए। जैसे बाय द वे कि जो प्रोग्राम वगैरह कोडिंग वोडिंग लिखता था तो उसको लिखना है दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉय। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके लिए बस एक ऐसा कोड हो गया, बस इस कोड का मतलब हो गया दिस इज अ बॉय। आप समझो एग्जैक्ट वो मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है, अभी चलता नहीं है। वह बुक पढ़ना 20-30 साल 50 साल पुराना बुक, उसमें मिलेगा कि कैसा कैसा कोड था। तो ये नेमोनिक कोड मतलब होता है कोई सिंबल को नेमोनिक कोड बोलते हैं। तो उसमें कुछ कुछ जो आदमी समझ सके, जैसे लिख देता था बॉय, ऐसे करके बॉय लिख देता था। अब ये बॉय का मतलब पूरा एक सेंटेंस हो जाता था, ठीक है, उसका एक सिंबल कोड था। जैसे बाय द वे कि एक कोड लिखना है कि दिस इज झारखंड विच इज इन इंडिया, ठीक है, ये पूरा एक लंबा सेंटेंस है, उसके लिए एक कोड था बॉय। बॉय का मतलब हो जाएगा दिस इज झारखंड, दिस इज सिचुएटेड इन इंडिया, खत्म। तो इतना लंबा के लिए एक छोटा छोटा कोड सिंबल बनने लगा। तो ये था मेरा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या था, निमोनिक्स कोड और नोटेशन का यूज होता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब थोड़ा सा तो हल्का हो गया ना भाई। पहले क्या था 01 0 0 0 1 0 1 ऐसे चलता था। अब कम से कम इतना के बदले एक छोटा सा कोड आ गया। अब इसके बदले इतना लंबा 01 0 0 0 0 इतना लंबा के बदले छोटा सा बॉय लिख दिए, इसका मतलब यही हो रहा है। तो कितना आसान हो गया। फिर भी उतना आसान नहीं है क्योंकि अब इसको कोड को याद करना पड़ेगा। अब आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो 50 गो 100 गो 500 कोड याद रख दो, पता चला कोड याद करने के चक्कर में आदमी प्रोग्राम में भूल गया। तो उस समय भी बहुत टफ था, लेकिन मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान था, ठीक है। तो ये मेरा था असेंबली लैंग्वेज। अब इसका सीन क्या था, देखिए कंप्यूटर तो अभी भी असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ रहा था, ठीक है, कंप्यूटर तो अभी भी मशीन ही समझता है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। अब बीच में क्या हुआ कि आ गया असेंबलर। इसको समझिएगा, बीच में आ गया असेंबलर। अब असेंबलर किया क्या, जैसे मशीन, जैसे एक सेंटेंस है दिस इज झारखंड, उसके लिए असेंबली लैंग्वेज में हम लोग एक कोड बना दिए बॉय। कंप्यूटर तो ना बॉय को समझ रहा है, ना कंप्यूटर दिस इज झारखंड समझ रहा है। तो ये असेंबलर क्या करेगा कि इस बॉय को कन्वर्ट कर देगा किस में, 01 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे कर देगा। तो अब कंप्यूटर समझ गया ओ दिस इज झारखंड। फिर कंप्यूटर आंसर भी दे दिया दिस इज झारखंड, लिख दिया झारखंड इज इन इंडिया, आंसर दे दिया। फिर असेंबलर क्या कर देगा कि कैट, एक कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा, हम समझेंगे अच्छा कैट मतलब झारखंड इज इन इंडिया। तो एक असेंबलर आया, असेंबली लैंग्वेज से ये नाम से क्लियर हो गया असेंबलर। ये अब नहीं चलता है, अब गौर करिएगा, अभी कंपाइलर चलता है, अब असेंबलर नहीं चलता। ये सब पुराना जमाना का बात है। असेंबलर क्या करता था, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को आपस में बदल देता था ताकि कंप्यूटर समझ सके और हम समझ सके, क्योंकि हमको ये चीज समझना है और कंप्यूटर को ये समझना, हमको ये समझना है। तो असेंबलर बीच में करता था मेडिएटर का काम। अब जैसे बाय द वे शादी होता है
तो लड़का लड़की के बीच में कोई मीडिएटर रहेगा तब ना होगा शादी, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। लड़का की बात, बाय द वे लड़का साउथ इंडियन है, लड़की नॉर्थ इंडियन, लड़की कुछ बोली लड़का समझ ही नहीं पाएगा, लड़का कुछ बोला लड़की समझ ही नहीं पाएगी। तो असेंबलर क्या करेगा, इसका भाषा उसको समझाएगा, उसका भाषा इसको समझाएगा। यही था असेंबलर, ठीक है। तो ये मेरे समझ में आ गया कि इसमें मेरे असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। अब यहाँ पर अब हमको लिंकअप करना है। पहला जनरेशन में मेमोरी पंच कार्ड में हम लोग यूज करते थे, मेमोरी के लिए पंच कार्ड, यहां पर मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करने लगे, ठीक है। अब ये कैसा होता है, आप गूगल में सर्च मारना मैग्नेटिक टेप, इसका फोटो आपको दिखेगा, काला काला होता है, देखने में इतना गोल सा होगा, काला काला, ठीक है। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया मेमोरी के लिए, ठीक है। आज जैसे हम लोग मेमोरी के लिए चिप का यूज करते हैं ना, तो ये इस समय यूज किया जा रहा था। अब इसका स्पीड बढ़ गया, पहले 10 टू द पावर -3 था, अब हो गया 10 टू द पावर -6, मतलब 1 लाख इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में पार करने लगा, ठीक है। और पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो, तो कभी भी आप कंप्यूटर खोलते हो तो जैसे विंडोज आपको दिखता है, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता है। आप अच्छे से समझना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, आप ट्रेन है, अब ट्रेन प्लेटफॉर्म रन कहते हो, चलेगा कैसे। जैसे एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर बहुत सारा ऐप रन करता है, ठीक है। जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारा गूगल उसमें रन किया, फेसबुक उसमें रन किया, बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें रन करता है। अब विंडोज रहेगा ही नहीं, तो आप जैसे कंप्यूटर खोले पूरा काला हो जाएगा, आप कुछ चला ही नहीं सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करता है। जैसे बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले आता था एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने लिनक्स पे भी काम किया है, विंडोज पे भी काम किया है, ठीक है, यूनिक्स पे भी काम किया है, एक्सपी पे भी मैं काम किया हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। तो इस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, जिसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको याद रखना है 2 चीज, वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का यूज हो गया और असेंबली लैंग्वेज का यूज हो गया। और नोट में आप एक चीज लिख लो कि पहला जनरेशन और दूसरा जनरेशन का जो लैंग्वेज था, भाषा था, उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते थे। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, आप नोट में लिख लो। उसके बाद थर्ड जनरेशन से जो भाषा हुआ उसको बोलने लगे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में आपको याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर वैक्यूम ट्यूब, इधर हो गया ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में मेरा होता था मशीन लैंग्वेज, यहां हो गया असेंबली लैंग्वेज। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट आप नहीं भी याद कर, ये मेमोरी वाला याद करो, मैग्नेटिक टेप आया, ठीक है। बाकी ये सब आप नहीं भी याद करोगे तो काम आपको चल जाएगा, ठीक है। पहला जनरेशन से ये सुधार हो गया, पहला जनरेशन में बहुत बल्कि था, अब ये छोटा हो गया। पहला जनरेशन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, हीट हो जाता था, अब ये कम हीट होता था क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, ये ट्रांजिस्टर का जो सेमीकंडक्टर था। पहला जनरेशन में क्या था कि इसका प्रोसेस स्लो था, अब फास्ट हो गया क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। पहला जनरेशन में गर्म के कारण, हीट के कारण एरर ज्यादा देता था, अब क्या है कि गर्म कम होता था तो एरर कम देने लगा। तो ये मेरा था सेकेंड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। चलिए, तो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं और हमारा नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसका थर्ड जनरेशन से खत्म करूंगा। तो जो परीक्षा मंथन का, ठीक है, जो बुक का चैप्टर 2 उसके लिए 3 वीडियो आएगा, ठीक है। तो वीडियो 1 हमने डाल दिया, वीडियो 2 मैं अपलोड कर दूंगा, और वीडियो 3 जिसमें थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के बाद कुछ और भी पॉइंट्स बचा हुआ उसके बारे में। कंप्यूटर में एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं चाहता तो बहुत शॉर्ट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन अगर कंप्यूटर में आपको स्कोर करना है बढ़िया मार्क्स तो आपको कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे तो आप रट के स्कोर नहीं कर सकते, कंसेप्ट समझना होगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूं कि कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रखने का, ताकि आप उसको समझ पाओ। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, फिर भी यू फील दैट यू आर गुड इन कंप्यूटर, ठीक है। तो आप अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो फिर भी आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट करो ताकि वो कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर के बारे में जाने,
ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना क्लास को यहीं पर एंड करता हूं। मिलते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर का थर्ड वीडियो में, इसको आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि झारखंड में जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, और ना सिर्फ झारखंड में ही, ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप निश्चित ही कमेंट करें। मैं अगर आपका कमेंट ऐसा मुझे लगा कि हाँ इसमें आंसर देना होगा तो मैं आपको आंसर दूंगा। हो सकता है मैं आपको पर्सनली कॉल करके भी आपको समझाऊं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह आज का क्लास में ख़त्म करता हूं। थैंक यू।